नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव की खबर के साथ। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। प्रदेश में पहली बार जनता ने सीधे मतदान के जरिए मेयर का चुनाव किया। कोरोना काल को देखते हुए मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें हैं सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक की। मतदान के दौरान मतदाताओं ने प्लास्टिक ग्लव्स पहनकर ईवीएम का बटन दबाया। ऐसी व्यवस्था राज्य चुनाव आयोग की ओर से पहली बार की गई। इसके अलावा हर मतदान केंद्र को लगातार सैनिटाइज किया जाता है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान केंद्रों के भीतर वोट करने के लिए अंदर जाने दिया गया। अभी सिर्फ आधा घंटा और वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। जो लोग कतारों में वो वोट दे सकते हैं। ये 5 तस्वीरें और बताती हुई ये तस्वीर के निकाय चुनाव के लिए लोगों में वोट देने को लेकर कैसा उत्साह था। 50% तक का मतदान अब तक हो चुका है और अभी भी कुछ वक्त बचा है। जो लोग लाइनों में उनकी वोटिंग होगी वो वोट दे पाएंगे। ये सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, रोहतक और पंचकुला की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर निकाय चुनाव के दौरान की आप देख पा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 17 में वार्ड नंबर 3 से मतदान किया। तो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अपनी पत्नी के साथ एमडीसी सेक्टर 4 में बने मतदान केंद्र में वोट डालने के लिए पहुंचे। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं पंचकुला के सेक्टर 8 कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने भी वोट डाला। चौथी तस्वीर में रेवाड़ी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने वोट डाली। ये 4 तस्वीरें जहां पर राजनीति के सूरमा वोट डालते हुए आपको नजर आएंगे। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, तमाम दलों के नेता वोट डालने के लिए इस दौरान पहुंचे। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग और ज्ञानचंद गुप्ता हो, रतनलाल कटारिया हो, चंद्रमोहन बिश्नोई हो, कैप्टन अजय यादव हो, तमाम राजनीति के दिग्गज पहुंचे और उन्होंने अपना वोट दिया। समझता हूं कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि वो वोट डालने के लिए अवश्य निकलें। मत का अधिकार उनका अपना है, जिसको चाहें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमने पिछले 6 साल के अंदर विकास किया है, विकास के मुद्दे के ऊपर ही हमने जनता से अपील की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता विकास को प्राथमिकता देगी। भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव को स्वीप करने जा रही है, क्योंकि देश के अंदर पिछले महीने से लेकर अब तक जहां जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहीं पर मोदी जी की नीतियों को बड़ा भारी जन समर्थन मिल रहा है। हालांकि मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं वो विकास शहरों के हिस्से में भी आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पंचकुला के अंदर इतने काम करवाए हैं कि जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता। इसलिए अब मौका मिला है पंचकुला की स्वाभिमानी जनता को कि वो कमल का फूल। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग और इस दौरान दिग्गज भी पहुंचे। रतनलाल कटारिया को आप सुन रहे थे। चलिए सीधे रुख करते हैं पंचकुला का। संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सबसे पहले तो अपडेट चाह रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, कितने फीसदी वोटिंग हुई है और कितनी देर तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। जो लोग कतारों में है वो लाजमी तौर पर मतदान कर पाएंगे, क्या जानकारी है? बिल्कुल राज, देखिए निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो इस बार जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत निराशाजनक रहा है। अभी तक पूरे हरियाणा की अगर हम बात कर लें तो ये आंकड़ा 47-48% पर ही पहुंचा है, जबकि पिछली बार 67% जो मतदान था वो हुआ था। और खासकर पंचकुला की बात कर लें, यहाँ पर बहुत लो वोटर टर्नआउट रहा है। अभी तक जो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े हैं उन्होंने जो जानकारी दी है उनके साइट पर है, उसके मुताबिक सिर्फ 34% के आसपास जो वोटर टर्नआउट है वो पंचकुला में हुआ है। शायद कोरोना का डर है, उसकी वजह से मतदाता बड़ी संख्या में नहीं निकले हैं। हालांकि तमाम इंतजाम किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन फिर भी वोटर टर्नआउट काफ़ी कम रहा है। और इस वक्त राज्य अंतिम क्षणों में जो मतदान प्रक्रिया है वो चल रही है। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 10 के एक मतदान केंद्र पर हूँ, जहाँ करीब 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और हालांकि आखिरी जो घंटा था 4:30 से 5:30 के बीच में,
यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि सिर्फ जिन मतदाताओं में कोरोना के लक्षण है वो वोट डालने आ सकेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भी आ रहा है उसको अनुमति दी जा रही है वोट डालने की। और देखिए कुछ लोग जो हैं पहुँच रहे हैं, कोई लंबी कतारें नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, इक्का दुक्का लोग ही आते हैं वोट डालने के लिए और उनको आराम से अंदर जाने दिया जा रहा है। और सुबह से भी हमने देखा, दोपहर में हालांकि कुछ कतारें हमें ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर कोई ऐसी भीड़ हमें देखने को नहीं मिली। और क्या स्थिति है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ चुनावी ड्यूटी पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताएं। बलजीत सिंह। बलजीत जी, क्या व्यवस्था है यहाँ पर और अब कितना समय रह गया और क्या सिर्फ यहाँ कोरोना के लक्षण वाले मतदाता ही आ रहे हैं, सभी को अनुमति दी जा रही है? नहीं, अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोविड पेशेंट कोई आया नहीं है। अगर जैसे कोई कोविड पेशेंट आएगा तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। उसके लिए पीपीई किट वगैरह भी हमने जानकारी दी गई थी कि रखी गई है। बिल्कुल, सभी हमारे जितने भी बूथ हैं सबके पास पीपीई किट अवेलेबल हैं। बट अब तक जैसे मैंने बताया कि कोई पेशेंट आया नहीं हमारे पास, तो अब नॉर्मल ड्रेस में ही सब लोग अपना पोलिंग का काम करवा रहे हैं। काफ़ी कम संख्या में मतदाता आए। आपने देखा यहाँ पर कोई लंबी कतारें हमें देखने को नहीं मिली। क्या डर है लोगों में, मतदाताओं में क्या लग रहा है? डर तो नहीं कह सकते। यहाँ की अगर बात करें तो लगभग 50% के आसपास पोलिंग हो चुकी है। इस बूथ पे 50% के आसपास पोलिंग हुई है। तो उम्मीद तो थी कि ज़्यादा पोलिंग हो, बट उतनी नहीं हो पाई। जी जी, उम्मीद थी बिल्कुल। चुनाव आयोग ने भी कहा था कि 67% से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और बस कुछ ही मिनटों की बात है, जो मतदान प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया है वो चलेगी। इस बीच मतदान केंद्रों की तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। इस वक्त बूथ के अंदर का नज़ारा मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जो कर्मचारी है चुनावी ड्यूटी पर लगे हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतदाताओं का उनको इंतजार है कि अंतिम क्षणों में अगर कोई आता है तो उसको मतदान करने दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। और कुछ ही मिनटों में जब 5:30 बजेंगे तो ये जो प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाएगा। देखिए कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। आप मतदान करने आए तो आज आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र लगभग खाली है और बस 5:30 बजे का इंतजार है जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो पूरे तरीके से समाप्त कर रहे थे मनोज कुमार पूरे दिन की प्रक्रिया को, क्योंकि निकाय चुनाव और मेयर के लिए सीधे चुनाव यहां पर हो रहे हैं। बहुत सी अलग अलग चीजें इस दौरान इन चुनावों में देखने को मिली। बेहद शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर बोले अरविंद केजरीवाल। न्यूज 18 पर दिया पहला इंटरव्यू। किसानों का साथ देने के बदले मुझे सजा मिली, केंद्र ने मुझे घर में नजरबंद किया। केजरीवाल नए कृषि कानून पर ये बोले हैं, किसानों के ही नहीं आम लोगों के भी खिलाफ है कानून। नए कानून लागू होने पर महंगाई बढ़ जाएगी, जमाखोरी को बढ़ावा मिल जाएगा। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया है। बड़ी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 के साथ अरविंद केजरीवाल ने किया। न्यूज 18 पर अपना पहला इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल ने दिया है। बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, किसानों का साथ देने के बदले मुझे सजा मिली है। बड़ी और अहम खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं, केंद्र ने मुझे घर में नजरबंद किया है। नए कृषि कानून पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह बयान दिया गया। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और पहला इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल का किसान आंदोलन के वक्त से लेकर अब तक। न्यूज 18 पर किसानों के ही नहीं आम लोगों के भी खिलाफ है ये कानून। नए कानून लागू होने पर महंगाई बढ़ जाएगी, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। असेंबली में कानून ये क्यों फाड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का कौन आदमी आज जो गुस्से में नहीं है? इस देश का कौन व्यक्ति है जो ये तस्वीरें, अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि कल या परसों में एक और किसान की शहादत हो गई है वहां पे बॉर्डर पे, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। तो आज तक इस देश के किसानों ने 70 साल में केवल और केवल धोखा ही बर्दाश्त किया है। सभी पार्टियों ने अभी तक किसानों को केवल धोखा दिया। पार्टियां आती थी कहती थी लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। पार्टियां आती थी कहती थी नौकरियां देंगे, किसी ने नौकरियां नहीं दी। अब किसान के पास एक जमीन बची है, खेती बची है, वो भी उठा के अगर आप पूंजीपतियों को दे देंगे तो किसान कहां जाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? किसी को तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये इस देश के लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने माता पिता,
हमारे अपने लोग हैं ये। आज दिल्ली के अंदर 2 डिग्री 3 डिग्री के तापमान के अंदर खुली सड़क पे आसमान के नीचे रात को सोना इम्पॉसिबल है। आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। तो ये लोग कोई किसी के बहकावे में आके ऐसे नहीं बैठे, ये इतने दिनों से जो बैठे हैं और इतनी एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इनकी बातें जायज है। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज 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 अपनी जिद छोड़िए, इन कानूनों को वापस लीजिए, अपने देश के किसानों की इस पुकार को सुनिए और इनका संघर्ष अब खत्म कराइए और इनकी सारी मांगे मान के इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। सेवादार की तरह मैं खुद भी जाके सेवा की, हमारे लोग भी सेवा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग इतने नाराज हो गए हमसे, ये इतने नाराज हो गए, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। सुना है कभी आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को नजरबंद करते हुए? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यही था कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, फिजिकली रोका गया, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं उस दिन, मेरे को याद है मंगलवार का दिन था, और जिस दिन किसानों ने कुछ ऐलान किया था कि पूरे देश में कुछ करेंगे, उस दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं जाके एक आम आदमी की तरह जमीन पे बैठूंगा, मेरे को कोई स्टेज वेज नहीं, और उनके घंटे पर बैठ के उनके साथ अपना समर्थन जाहिर करूंगा। मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं कैप्टन साहब को हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे नहीं पता उनकी मेरे से क्या दुश्मनी है। वो रोज खड़े होकर मेरे को गालियां देते हैं, रोज सुबह उठ के मेरे को गालियां देनी चालू करते हैं। इस समय मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मेरे को गाली देने से क्या, ये कानून मैं नहीं लेके आया, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून केंद्र सरकार लेके आई है। मुझे गाली देने से फायदा नहीं होगा। इस समय मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के साथ खड़े होके, किसानों के साथ मिलके ये लड़ाई लड़ें और केंद्र सरकार को मनाएं कि इन कानूनों को वापस ले। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और अब से कुछ ही देर के बाद शाम 6 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू देख पाएंगे। उसकी कुछ झलकियां जरा देखें। आपको ऐसा क्या लगा जो आपने कानून फाड़ दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का कौन आदमी आज जो गुस्से में नहीं है? आपने जैसा बताया कि आपको कई सारे फोन आए, आपके ऊपर काफी दबाव डाला गया, आपको क्या लग रहा था क्या होगा अगर आप एग्री कर जाते? इन सारे किसानों को पकड़ के इनमें स्टेडियम में बंद कर देते, फिर पड़े रहते किसान। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। क्या आपने केस रजिस्टर की राजनीति है? आप, जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, उन्होंने ये भी कहा, और उन्होंने जो कुछ आपके लिए शब्द यूज किए थे, उन्होंने ये कहा कि आप चुस्त चालाक हैं, आप स्नीकी लिटिल फेलो हैं। मैं कैप्टन साहब को हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे नहीं पता उनकी मेरे से क्या दुश्मनी है। तो इस पूरे इंटरव्यू को आप देख सकते हैं शाम 6 बजे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस वीडियो के जरिए किसान आंदोलन का समर्थन कर रही कांग्रेस पर निशाना साध दिया। जेपी नड्डा की तरफ से शेयर किया गया वीडियो सदन में दिए गए एक भाषण का है, जहां राहुल गांधी किसानों और कंपनियों के बीच बिचौलियों को हटाने की बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी जेपी नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुराना वीडियो शेयर कर उन पर निशाना साधा था। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों पर बात करते हुए सरकार कई बार यह साफ कर चुकी है कि कानून लागू होने के बाद किसानों और फसल खरीदने वालों के बीच बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें 1 आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? और मैंने उन किसानों से पूछा, आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? और उन्होंने कहा कि राहुल जी इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं वो हमारे से दूर होती हैं। अगर हम डायरेक्टली अपना माल फैक्ट्री में बेच पाते तो जो बीच में से लोग पैसा ले जाते हैं बिचौले, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। ये फूड पार्क के पीछे सोच थी। और ये एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 जिले हैं उनके मजदूरों की और किसानों की लड़ाई। राहुल गांधी का वीडियो ट्वीट कर नड्डा की ओर से पूछे गए सवाल पर रवनीत बिट्टू ने कहा कि एक तरफ ये राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे राहुल की सलाह पर कानून तैयार किए गए हैं।
क्या हमें एडवाइजर रखा हुआ आपने कांग्रेस को? आप सलाह ले रहे हैं हमारी? वैसे अगर प्रैक्टिकली बात करनी हो, आप राहुल गांधी जी की बात को कितना सीरियस लेते हैं ये बताइए पहले उनसे पूछ के। इसका मतलब तो वो राहुल गांधी जी की हर बात मान रहे हैं। राहुल गांधी जी तो एक तरफ तो वो मजाक उड़ाते हैं, एकदम जब ये बात में राहुल गांधी जी की बात मान रहे हैं, ये कैसे जो मतलब हद ही होगी। जो बात लोगों के अच्छी ना लगे वो राहुल गांधी ने कहा था हमें करने के लिए, जो अच्छी लगी वो राहुल गांधी हमें रोक रहा है करने के लिए। वाह जी वाह। ये तो एक जो मैं कहना बुद्धिहीन आदमी हो वो भी समझ जाएगा ये बीजेपी वाली बच्चे वाली बात कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल की जयराम सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए। 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर शिमला में जश्न मनाया गया। साथ ही सरकार की 3 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई गई। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर सरकार ने वर्चुअल प्रोग्राम करवाया, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और धन्यवाद भी किया। साथ ही अगले 2 सालों की योजनाओं का भी जिक्र किया। और मैं हिमाचल वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सफर में हर कदम पर उनका साथ मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनका हिमाचल के साथ बहुत लगाव है, स्नेह है, प्यार है, इन 3 साल के कार्यकाल में उनका भरपूर आशीर्वाद, सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिला। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार के 3 साल के काम को शानदार बताया और सरकार के कामों की तारीफ की। अनुराग ठाकुर ने पंचायत चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाई है। जहां अटल जी के समय से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली, धूमल जी के समय गांव-गांव तक पहुंची, बचे हुए गांव को जोड़ने का काम भी आदरणीय जयराम जी आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अटल जी के सपने को पूरा किया। छोटे से राज्य में 96,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का सपना जो आपने देखा है वो सराहनीय है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हिमाचल में भाजपा सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। सरकार का दावा है कि बाकी कार्यकाल के दौरान भी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। नए साल के स्वागत के लिए हजारों की तादाद में मैदानी इलाकों से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली शिमला में न्यू ईयर के जश्न के लिए करीब करीब सभी होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। महीनों बाद हिमाचल की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार है। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद अब जाकर हिमाचल में पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिली। नए साल के स्वागत के लिए कई दिन पहले ही पर्यटक मनाली और शिमला पहुंचे। मनाली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मनाली के मॉल रोड पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। पर्यटन नगरी मनाली में न्यू ईयर के नज़दीक आते ही यहाँ पर अब जो पर्यटकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड के इसमें, और सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की मैं साझा करना चाहूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इसमें किस तरह पर्यटकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। हालांकि न्यू ईयर का समय है और ऐसे में जो है मॉल रोड पर पर्यटकों का खासा हुजूम यहाँ पर देखा और देश दुनिया से पर्यटक जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मनाली के अधिकतर सभी होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि मनाली के आसपास हर वक्त जाम की स्थिति रहती है, लेकिन पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। उधर कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस मनाली में जो है पर्यटकों का जो है एक हजूम उमड़ रहा है और ये इस जन्नत को देखने के लिए वो काफ़ी खुश है और काफ़ी लोग आ रहे हैं और मनाली के सभी वासियों ने इनका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है
और अगर 31 की बात करें तो मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ नज़र आ रहे हैं अभी। तो जिस हिसाब से रश अभी कुछ दिनों से चल रहा है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है 31 तक। कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी शिमला का भी है। पिछले 2 दिनों में यहाँ 15,000 गाड़ियां आ चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सैलानी नए साल का स्वागत करने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं। शिमला के भी करीब करीब सभी होटल्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मनाली से सचिन शर्मा, शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18।